हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मनीष जी, यस सर। आज वही पुरानी आईडी से लगाया है क्लास। यस सर, कल गलती से लॉगिन हो गया था उसमें। अच्छा अच्छा। तो कल जो क्लासेस ली थी उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया था यस सर। या पूरा नया था? कुछ कुछ तो पुराना था उसमें। सर ज्यादातर पुराना ही था। हाँ, एक्चुअल में वही चीज़ है जो रिपीट होती रहती है। हम्म। तो फिर जो लास्ट क्लास थी उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप लेंगे, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। सबको स्लाइड है, विजिबल है? यप। अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। टैक्स फ्री इनकम कौन सी थी जो अंडर सेक्शन 10 में है? तो हमने पहले देखा था एग्रीकल्चरल इनकम अंडर सेक्शन 10(1). मतलब कि एग्रीकल्चरल इनकम को मैंने कई बार आपको डिफाइन किया है, तो अभी बस मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चरल इनकम था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था एनी सम रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम एच, कोई भी अगर एच है, कोई भी फैमिली, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली है, तो उससे अगर मेंबर को कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10(2) में। वन सेकेंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो अगर अपनी जो भी प्रॉफिट हुआ वो अगर शेयर करता है अपने पार्टनर को, तो पार्टनर के हैंड पे वो टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10(2)(a). फिर थर्ड पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। कोई भी एनआरई अकाउंट है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई भी अमाउंट अगर पड़ा है, क्रेडिट अमाउंट पड़ा है और उस पर अगर इंटरेस्ट उसको क्रेडिट हुआ है, तो वो भी उसके हैंड पे टैक्स फ्री होगा। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस। अगर एलटीसी और एलटीए अगर एम्प्लॉयर उसको दे रहा है और अगर वो इंडियन सिटीजन है, तो अगर वो इस पर अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर करता है तो कुछ उसमें रूल्स हैं, मतलब लिमिटेशंस है, तो उसके हिसाब से उसका एग्जम्प्टेड इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। जो सेक्शन है सेक्शन 10(5). हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था रेमुनरेशन और सैलरी रिसीव्ड बाय ए इंडिविजुअल हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कि कुछ इंडियन सिटीजन नहीं थे, उनको अगर कोई रेमुनरेशन और सैलरी अगर मिलती है इंडिया में तो वो टैक्स फ्री थी। जैसे रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय ए डिप्लोमेट्स, या फिर कोई फॉरेनशिप पे अगर कोई बंदा है तो उसको अगर कोई मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था परक्यूजिट्स एंड अलाउंस पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज सर्विंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडिया में अगर कोई भी जॉब है उसकी, और अगर इंडिया के बाहर अगर वो सर्विस दे रहा है और उसको परक्यूजिट्स और अलाउंस अगर मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट किया था डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव। अगर कोई रिटायरमेंट पे उसको ग्रेजुटी मिल रही है जो सेक्शन 10(10) में एग्जम्प्टेड है, और कितनी एग्जम्प्टेड थी? मैक्सिमम 20 लाख तक एग्जम्प्टेड थी। और उसके बाद एक उसकी कैलकुलेशन भी होती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। अगर उसको मंथली पेंशन रिसीव हो रही है तो उस वो तो पूरी पूरी टैक्सेबल है। बट अगर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मतलब कि अगर एक साथ उसने पेंशन अपनी विड्रॉ कर लिया है तो वो कैसे कैसे एग्जम्प्टेड थी, हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है अमाउंट रिसीव्ड एज ए लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, जो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था। नो सर। नो। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है अमाउंट रिसीव्ड एज ए लीव इनकैशमेंट। अगर मान लीजिए वो रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद उसकी कुछ अर्न लीव होती है, कुछ छुट्टियां होती है, तो उसने अवेल नहीं की, तो अवेल नहीं की तो वो उसको इनकैश करा सकता है।
मतलब कि एज ए वो सैलरी उसको ले सकता है। तो अगर उसको वो इनकम मिली है तो वो कैसे कैसे टैक्स फ्री होगी, ये देखिए। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेंट्रल भी हो सकता है स्टेट भी हो सकता है, तो वो पूरी पूरी एग्जाम्प्ट है, उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं देना उसको। और अगर एनी अदर एम्प्लॉई है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फोर लिमिट्स, ये फोर लिमिट है, उसमें जो भी मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा। ये मैंने जब सैलरी वाला पार्ट पढ़ाया था आपको, तब मैंने पूरी डिटेल में प्रैक्टिकल बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फोर लिमिट्स। तो फर्स्ट लिमिट जो है, लीव इनकेसमेंट एक्चुअली रिसीव, जो उसको एक्चुअली रिसीव जो हुई है। उसके बाद 10 मंथ एवरेज सैलरी, जो भी उसकी एवरेज सैलरी है उसको 10 मंथ की। उसके बाद कैश इक्वलेंट और अनअवेल्ड लीव, जो भी अनअवेल्ड लीव है उसका उसकी एक कैलकुलेशन होगी, और मैक्सिमम है 3 लाख रुपीज़। अब मीनिंग ऑफ सैलरी दे रखी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। और एवरेज सैलरी कौन सी लेनी है, लास्ट 10 मंथ की लेनी है। मतलब आपको पूरी डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मेन पॉइंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिटेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द वर्कमैन। अगर मान लीजिए कोई भी वर्कमैन को अगर छटनी हो गई है कंपनी में, मतलब रिटेंचमेंट हो गया है, छटनी हो गई है, और उसके अगेंस्ट उसको अगर कंपनसेशन मिल रहा है, तो देखिए उसके क्या रूल्स है। तो एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय ए वर्कमैन, अगर कोई भी वर्कमैन को अगर कंपनसेशन रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में अगर जहाँ पर अप्लीकेबल है, और उसको अगर छटनी के अंतर्गत उसको निकाल दिया गया कंपनी से, ठीक है, तो उसमें एनी अदर एक्ट और रूल्स, एनी ऑर्डर और नोटिफिकेशन इशूड देयर अंडर, या एनी स्टैंडिंग ऑर्डर और एनी अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज। मतलब कि उसके अगेंस्ट अगर ये सारे अप्लीकेबल होते हैं तो क्या एग्जम्प्टेड होगा। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीव, जो भी अमाउंट उसको एक्चुअल रिसीव हुआ है, या 15 डेज एवरेज सैलरी, उसकी जो भी एवरेज सैलरी हुई है वो 15 डेज की, और साथ में अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो 5 लाख रुपीज़ है, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ उसको एग्जम्प्टेड हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट रिसीव्ड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर। आपको अगर याद होगा भोपाल लीक गैस डिजास्टर हुआ था, तो उसमें जो भी कंपनसेशन मिला था उसका एक्ट बन गया था 1985। तो उसमें अगर कोई भी उसको अगर कंपनसेशन अगर मिल रहा है या कोई अमाउंट मिल रहा है, तो वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सच एक्ट, इस एक्ट में अगर कोई भी अमाउंट उसको मिला है, कौन से एक्ट में, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 में। और एनी स्कीम फ्रेम देर अंडर, या उसके अंडर कोई भी अगर स्कीम अगर कोई बनाई है उसके अंतर्गत उसको अगर कोई अमाउंट मिलता है, ठीक है, तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। बट इन केस ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट ए लॉस और डैमेज फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है अगर उसको मिला है, और उसका जो भी लॉस हुआ है उसका अगर उसने डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो उसको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। जैसे ये भी अभी डिजास्टर था, भोपाल गैस लीक डिजास्टर, बट इसके अलावा भी अगर कोई भी डिजास्टर है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी अगर कंपनसेशन मिलता है, वो पूरा पूरा टैक्स फ्री होगा। कोई डाउट हो तो बताइए मनीष जी। नो नो सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको एक्चुअल में पॉइंट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम अगर आई है, ठीक है, जो सेक्शन 10(10)(c) में है, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत अगर उसने कोई रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, और उसको अगर कोई भी कंपनसेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो द कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एम्प्लॉई ऑफ द फॉलोइंग ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर द गोल्डन हैंडशेक स्कीम, तो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(c). तो 10(10)(c) में उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। बट वो किससे मिलनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, मीन्स की कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो उससे वो रिटायरमेंट ले रहा हो, या एनी अदर कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, या अथॉरिटी स्टेब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, या लोकल अथॉरिटी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई यूनिवर्सिटी है, या कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मीन्स की आईआईटी है,
या कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या इंस्टीट्यूशन हैविंग इंपॉर्टेंस थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, तो कितना एग्जाम्शन मिलेगा उसको? उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ का एग्जाम्शन मिलेगा, या फिर एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट कम होगा वो पूरा पूरा एग्जाम्शन मिल जाएगा उसको। ठीक है, हमारा वॉलेंटरी रिटायरमेंट वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई भी एम्प्लॉयर है तो उसको अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स देता है, अगर मॉनेटरी परक्यूजिट है तो वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा, बट अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट देता है मतलब कि अगर उसको मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कैलकुलेशन नहीं किया जा सकती, तो वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी स्किप कर सकते हो, ये ज़्यादा टेक्निकल है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड में अगर उसको कोई भी अमाउंट मिलता है तो वो पूरा पूरा टैक्स फ्री होगा। बट अभी एक अमेंडमेंट आया था जो असेसमेंट ईयर 22-23 से अप्लीकेबल था। उसमें क्या था, अगर अगर उसको उसका अगर कंट्रीब्यूशन, अगर उसका टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब कि उसका किसका, एम्प्लॉय का अगर कंट्रीब्यूशन 2,50,000 तक है तो वो तो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है। अगर 2,50,000 से ज़्यादा अगर उसका कंट्रीब्यूशन है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसकी जो एग्जाम्पशन लिमिट आप बोल सकते हो 2,50,000 तक है। अगर उस एम्प्लॉय का अगर कंट्रीब्यूशन 2,50,000 तक है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो पूरा पूरा टैक्स फ्री होगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके केस में 5 लाख रुपीज़ लिमिट होगी उसकी, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 2,50,000 लिमिट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट एंड विड्रॉल्स फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अभी रिसेंटली सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम अप्लीकेबल हुई थी 2014 से। तो उसमें अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है मतलब कि 2 बच्चों तक वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकता है, और उसमें अगर कोई भी विड्रॉ अगर वो कर रहा है मेच्योरिटी पे या इंटरेस्ट उसको मिलता है वो पूरा पूरा टैक्स फ्री है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस पर सेक्शन अप्लीकेबल है 10(11)(a)। कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। नो सर। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ लग रहा है। मैंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट एटीसी में भी बताया था आपको, अगर मैंने डिडक्शन जो यस बताई थी एटीसी उसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट बताया था डिटेल में। यस सर, बताया था। तो वही है, क्योंकि उसमें एटीसी में उसको डिडक्शन मिलता था, तो यहाँ पर भी इसका मतलब उसका एग्जम्प्टेड है। अब पेमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है अगर उससे उसको अगर कोई भी पेमेंट होता है तो वो भी पूरा पूरा टैक्स फ्री है। अब देखिए इसमें भी कुछ लिमिट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक टैक्स फ्री होगा, 12% से ज़्यादा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% पर एनम तक वो टैक्स फ्री होगा, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा। और अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन के टाइम पे देखिए क्या रूल है। इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशंस है, मैंने जब आपको पीएफ बताया था उसके रिगार्डिंग जो भी बताए थे उसमें मैंने कवर करा दिया है। तो इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सच फंड, लमसम अमाउंट जब भी उसको मिलता है तो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, तो वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, वो अगर नॉन एम्प्लॉय है मतलब कि अगर कोई भी वो जॉब नहीं करता है तो वो फिर भी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकता है, तो उसमें भी उसका पूरा पूरा टैक्स फ्री होगा। अब कैसे टैक्स फ्री होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो इसमें एम्प्लॉयर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि वो अपना इंडिविजुअल ही अपना ओपन अकाउंट करता है। उसके बाद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू सच फंड इज एग्जाम्प्ट, वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, मीन्स कि अगर मान लो जब भी उसका अकाउंट मैच्योर होगा तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब आता है अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ
opting out of national pension scheme to be exempt to the extent of 60% of the total amount payable. अगर एनपीएस में उसने अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, अगर एनपीएस में उसने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल पेंशन स्कीम में, और जब वो मेच्योर हो गया तो उसको ऑप्शन रहता है कि पर मंथ उसको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए और एक साथ वो कंप्यूटेड अमाउंट कितना वो विड्रॉ कर सकता है। तो जो भी कंप्यूटेड अमाउंट जो भी वो विड्रॉ करेगा वो 60% तक पूरा पूरा एग्जम्प्ट रहेगा। अगर वो 60% से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स एग्जम्पशन टू पार्सल विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम बाय ए एम्प्लॉई। इसमें देखिए क्या रूल है, जो सेक्शन 10(12)(b) में है, एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन स्कीम, अगर मान लो उसने नेशनल पेंशन स्कीम ओपन करा रखी है, ठीक है, और वो अगर कोई भी अगर उसको पेमेंट मिलता है, एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट से अगर कोई भी उसको पेमेंट मिलता है टू एन एम्प्लॉई, किसको मिलेगा, एम्प्लॉई को, अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD में, तो ऑन पार्सल विड्रॉ, अगर वो पार्सल विड्रॉ भी करता है अमाउंट, उससे वो अगर विड्रॉ करता है अमाउंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी उसने अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो 25% से अगर ज़्यादा नहीं है तो वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा। अगर 25% से ज़्यादा अगर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन के 25% से ज़्यादा अगर उसने विड्रॉ किया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनी पेमेंट फ्रॉम ए अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अगर वो कंपनी में एम्प्लॉई है और उसका सुपरएनुएशन फंड अगर उसका चालू है और उसको कोई भी उससे पेमेंट मिलता है, ठीक है, तो एनी पेमेंट फ्रॉम ए अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड शैल बी एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड इट इज मेड। उसकी कुछ कंडीशन क्या क्या है, पूरा पूरा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट कुछ कंडीशंस है। अब क्या कंडीशंस है, ऑन डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी, या तो उसकी डेथ पे उसको मिले तब वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, या फिर टू एन एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ इन कम्युनिकेशन ऑफ ए एन्युटी ऑन हिज रिटायरमेंट एट और आफ्टर ए स्पेसिफाइड एज, मीन्स कि वो रिटायरमेंट में मिल जाए उसको, या बाई वे ऑफ रिफंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी, मीन्स कि जो भी बेनिफिशियरी है जिसको वो मिलना है उसकी मान लो डेथ हो गई, ठीक है, तो उसमें अगर वो रिफंड करवा रहा है तब मिल जाए, या फिर बाई वे ऑफ रिफंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मीन्स कि उसका अगर रिफंड वो ले रहा है या फिर डेथ पे अगर वो मिल रहा है या रिटायरमेंट पे मिल रहा है तो वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस, अगर हाउस रेंट अलाउंस अगर कंपनी आपको पे करती है और अगर आपने रेंट पे किया है तो उसका देखिए एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा, सेक्शन 10(13)(a) में उसको एग्जाम्पशन मिलेगा जो रूल 2A के हिसाब से होगा। इसमें देखिए मैंने आपको सैलरी वाला पार्ट पढ़ाया था तो इसमें इसको कवर किया था, मनीष जी याद है आपको? यस सर। अब हाउस रेंट अलाउंस की एग्जाम्पशन कैसे मिलती थी, इसमें देखिए अदर सिटी और मुंबई कोलकाता दिल्ली और चेन्नई, मतलब मेट्रो सिटी और अदर सिटी के लिए अलग अलग लिमिट थी। अब इसमें 3 लिमिट है, तो इनमें से जो भी लोअर होगी लिमिट वो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट लिमिट जो थी अलाउंस एक्चुअली रिसीव, जो भी अमाउंट उसको एक्चुअली रिसीव हुआ है फर्स्ट हम वो पुट कर देंगे। उसके बाद रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% निकाल लिया जाएगा, ठीक है, और रेंट पेड निकाल लिया जाएगा। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, और अगर अदर सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी। तो ये कैलकुलेशन में प्रैक्टिकल भी आपको बता चुका हूँ, आज आप मेरी लास्ट क्लासेज में देख सकते हैं। तो द एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ HR इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे उसकी सैलरी कितनी है, या प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है उसका, या फिर रेंट कितना पे किया उसने, या SRA उसको कितना रिसीव हुआ है, ठीक है। आपको इसमें बस पॉइंट पॉइंट लिखना है, इसको डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डिटेल में तब लिखना है जब आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनी अलाउंस गिवन फॉर मीटिंग बिजनेस एक्सपेंडिचर, जैसे बहुत सारी एक लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है, उस इसको माना जाता है कि आपको बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर किया आपने, ठीक है, तो वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट उसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लिमिट है उसकी, क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो इसमें देखिए अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड का मिलेगा, वो मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक एग्जाम्पशन मिलेगा। ये मैं सैलरी वाले पार्ट में आपको करवा चुका हूँ पहले।
फिर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस जो 300 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा एग्जाम्सन, जो मैक्सिमम टू चिल्ड्रन तक मिल सकता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो अप टू 1600 पर मंथ मिलता है। उसके बाद अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस की ये अलग अलग लिमिट्स है सारी, जैसे कन्वेंस अलाउंस हो गया, उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, ये पूरी पूरी लिमिट है जो आपको डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट प्रीमियम और बोनस ऑन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है, उस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रीमियम मिलता है या बोनस मिलता है, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स क्या है? एग्जाम्पशन इन केस ऑफ एनी एसएससी, अगर कोई भी एसएससी है उसको कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिलेगी, जो सेक्शन 10-15 से स्टार्ट होती है। तो एनी इनकम बाई वे ऑफ इंटरेस्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और अदर पेमेंट ऑन सच सिक्योरिटीज, अगर कोई भी सिक्योरिटीज है या शेयर कैपिटल है, ठीक है, या कोई बॉन्ड्स है, या कोई एन्युटी सर्टिफिकेट्स है, या कोई सेविंग सर्टिफिकेट है, या फिर अदर सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर सर्टिफिकेट इशू हुआ है या कोई सिक्योरिटी इशू हुई है, बॉन्ड इशू हुआ है, उससे अगर कोई भी इंटरेस्ट या प्रीमियम या रिडम्पशन पे अगर मिलता है, एंड डिपॉजिट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, या कोई ऑफिशियल गजट में अगर कोई भी नोटिफिकेशन डाल के अगर कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट अगर वो इशू करना चाहता है, तो उस पर जो भी आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या प्रीमियम मिलेगा, वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है। और एग्जाम्पशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कोई भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट पे अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो एग्जाम्प्ट हो गया। उसके बाद एग्जाम्पशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इशूड बाई ए लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई बॉन्ड इशू किया है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पूरा पूरा टैक्स फ्री हो गया। या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, कोई भी ऑफशोर अगर बैंकिंग यूनिट है, उससे अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिला है, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। इसमें आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना स्कॉलरशिप। अगर मान लीजिए कोई भी अगर स्टूडेंट है, उसको अगर स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप उसको मिला है, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ पेमेंट हुआ है या उसका बेनिफिट हुआ है, बट एग्जाम्पशन मिल जाएगी उसको, कोई भी टैक्स नहीं देना उस पर, जो सेक्शन 10-16 पे है। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अलाउंस ऑफ एमपी एमएलए और एमएलसी। कोई भी अगर एमपी एमएलए और एमएलसी, उसको कोई भी अगर अलाउंस मिलता है, वो अंडर सेक्शन 10-17 में एग्जाम्प्ट है। अब देखिए उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। डेली अलाउंस रिसीव्ड बाई एन पर्सन बाई रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी अगर मेंबर है पार्लियामेंट का, अगर उसको डेली अलाउंस मिल रहा है, और ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटर और एनी कमिटी देयर ऑफ, तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा पूरा पूरा। या एनी अलाउंस रिसीव्ड बाई एनी पर्सन बाई रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट अंडर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रूल्स, ठीक है, अगर पार्लियामेंट अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रूल्स अगर अप्लीकेबल है, तो उसको अगर कोई भी अलाउंस मिलता है, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। या एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड बाई एनी पर्सन बाई रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटर अंडर एनी एक्ट और रूल्स मेड बाई द स्टेट लेजिस्लेटर। तो इससे आप इसी से ये याद रख सकते हैं, अलाउंस ऑफ एमपी एमएलए और एमएलसी को कोई भी अलाउंस मिलता है, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10-17 में। उसके बाद आज एक्चुअल में इसको मैं पूरा पूरा कवर करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए उसको थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा आपको, बस मैं पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ। आपके अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप पॉइंट पॉइंट ही लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाई गवर्नमेंट, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ फॉलोइंग वेदर पेड इन कैश और काइंड। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई अवार्ड दिया आपको, ठीक है, वो चाहे कैश में दिया हो या कोई भी काइंड में दिया हो, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसकी क्या कंडीशन है, एनी अवार्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाए, ठीक है, और बाय एनी अदर बॉडी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या तो उसकी कोई बॉडी से मिल जाए। एनी रिवार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर सच पर्पज एज मे बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीधा सा यही है कि अगर गवर्नमेंट से आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, वो पूरा पूरा टैक्स फ्री है। उसके बाद पेंशन रिसीव्ड बाई सर्टेन विनर्स ऑफ गलेटरी बहादुरी अवार्ड्स, अगर कोई उसको अगर बहादुरी अवार्ड भी मिला है, तो वो भी पूरा पूरा
टैक्स फ्री हो जाएगा। उसमें देखिए एनी अमाउंट रिसीव्ड बाई एन इंडिविजुअल एज ए पेंशन शैल बी एग्जम्प्ट। अगर उसको पेंशन मिल रही है, ठीक है, सच इंडिविजुअल हैज़ बीन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, अगर उसको अगर कोई भी पेंशन मिलती है वो पूरी पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, ही सी हैज़ बिन अवार्डेड परमवीर चक्र, अगर कोई परमवीर चक्र मिला उसको, या महावीर चक्र मिला है, या वीर चक्र मिला है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। या फिर आल्सो एनी अमाउंट रिसीव्ड एज फैमिली पेंशन, अगर उसको फैमिली पेंशन भी अगर मिल रही है वो पूरी पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बट ये बहादुरी अवार्ड पे होना चाहिए सेक्शन 1018 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली पेंशन रिसीव, अगर कोई भी फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है बाई फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स, अगर कोई भी अगर मेंबर है आर्म फोर्स का या पैरामिलिट्री फोर्स का, और अगर उसको फैमिली को अगर कोई पेंशन मिल रही है बाद में, उसकी डेथ के बाद अगर कोई भी पेंशन मिल रही है, तो सेक्शन 1019 में वो पूरी पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, एक लोकल अथॉरिटी की अगर कोई भी इनकम है जो सेक्शन 1020 में आती है, तो अब वो कौन कौन सी इनकम है, इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, या कैपिटल गेन की इनकम, या अदर सोर्स की इनकम, या इनकम फ्रॉम ए ट्रेड और बिजनेस कैरिड आउट, अगर कोई वो बिजनेस भी करता है, या वाटर और इलेक्ट्रिसिटी विद इन आउटसाइड इट्स ओन जुडिशनल एरिया, मतलब इससे रिलेटेड जितना भी है वो पूरा पूरा लोकल अथॉरिटी का एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आप हटा सकते हैं, इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये पॉइंट मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। उसके बाद इनकम ऑफ ए न्यूज एजेंसी, ये भी छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकम ऑफ ए सर्टेन फंड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे कुछ फंड्स होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, या प्राइम मिनिस्टर फंड, या प्रमोशन ऑफ फोक आर्ट, या प्राइम मिनिस्टर एड टू स्टूडेंट फंड, या नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हारमोनी, या नेशनल फाउंडेशन ऑफ, ये हो गया स्वच्छ भारत कोष, या क्लीन गंगा फंड, ये जितने भी फंड है, अगर इसमें कोई अगर पैसा मिलता है तो ये पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए इनकम ऑफ ए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की भी अगर कोई इनकम है, कोई भी अगर फंड बिजनेस है, ठीक है, फंड मैनेजर है, अगर वो कोई भी इनकम अगर रिसीव करता है वो पूरी पूरी एग्जाम्प्ट है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रिसीव्ड बाय ए यूनिट होल्डर फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट, ये छोड़ दीजिए। उसके बाद एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये भी छोड़ दीजिए, ये स्पेसिफिक है। या इनकम ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, अगर कोई भी ट्रेड यूनियंस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसमें अगर कोई भी ट्रेड यूनियंस है, ठीक है, अगर वो कोई भी इनकम कमाएगी, कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो पूरी पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद इनकम ऑफ ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइडिंग इन द सर्टेन स्पेसिफाइड एरिया, कुछ स्पेसिफाइड एरिया है, कौन कौन से एरिया है, कुछ स्टेट्स है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, लद्दाख, या फिर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें अगर कोई भी अगर शेड्यूल्ड ट्राइब अगर रह रहा है, उसको अगर कोई भी इनकम मिलती है वो पूरी पूरी टैक्स फ्री है। फिर नेक्स्ट है इनकम ऑफ ए इंडिविजुअल बीइंग ए सिक्किमीज, अगर कोई सिक्किम का अगर कोई भी अगर इंडिविजुअल है जो सिक्किम में रहता है, ठीक है, तो द फॉलोइंग इनकम विच अक्यूर और अराइज टू ए सिक्किमीज इंडिविजुअल शैल बी एग्जाम्प्ट, कोई भी सिक्किम में रहने वाला कोई भी अगर इंडिविजुअल है, अगर कोई भी वो इनकम कमाता है, ठीक है, कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम में कोई भी अगर सोर्स से अगर कोई इनकम कमाता है, क्या इनकम बाई वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। बट अगर एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल, बट एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी, किसको नहीं होगी, अगर सिक्किमीज वुमेन है, सिक्किमीज लड़की है, अगर वो अगर नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल से अगर शादी कर ले तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ चाइल्ड क्लब्ड अंडर सेक्शन 64, जैसे मैंने क्लबिंग के रूल बताए थे कि कोई भी अगर चाइल्ड की अगर इनकम है वो उसके पेरेंट्स में टैक्सेबल हो जाएगी, बट उसको कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1032 में, कौन सा एग्जाम्पशन मिलेगा, उसको 1500 तक एग्जाम्पशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
एग्जम्पशन ऑफ इनकम टू ए शेयर होल्डर ऑन बाईबैक ऑफ शेयर। अगर कोई भी शेयर होल्डर है और वो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर अगर परचेज करता है, लिस्टेड कंपनी का नहीं, लिस्टेड कंपनी तो वो होती है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, तो अनलिस्टेड कंपनी का अगर शेयर होल्डर परचेज करता है और बाद में वो बाईबैक करता है, तो उस पर पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा वो। फिर ये पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपका कोई भी अगर खेती की ज़मीन है जो गांव में है, अर्बन में है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया है, जैसे हो सकता है कि उसमें रोड निकल रही हो या कोई भी रीज़न से उसने कंपलसरी अगर ले लिया है गवर्नमेंट ने, तो उस पर अगर कोई भी अगर वो उसको कंपनसेशन दे रहा है, वो पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। अगर कोई भी इंडिया में अगर कोई भी इवेंट हो रहा है जो इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो उससे उसको अगर कोई भी इनकम हो रही है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई भी इनकम हो रही है, तो वो पूरी पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी। बट इसकी कुछ कंडीशंस है। तो एनी स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में कोई भी अगर ऐसा इवेंट होता है, टू द पर्सन और पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसको होती है? कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी पर्सन को नोटिफाई किया है, शैल बी एग्जाम्प्ट इफ सच इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट, उसकी कुछ कंडीशंस है, इज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेटिंग द इंटरनेशनल स्पोर्ट रिलेटिंग टू सच इवेंट। ये अप्रूव होना चाहिए, इंटरनेशनल बॉडी से अप्रूव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हैज़ पार्टिसिपेशन बाई मोर देन 2 कंट्रीज, मिनिमम 2 कंट्रीज इस, मतलब मोर देन 2 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करें, या फिर इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाई करे। ये कंडीशन होने के बाद वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि आप 6 पॉइंट या 10 पॉइंट एग्जम्प्टेड इनकम के बताइए। तो आप इसमें कोई भी सैलरी से रिलेटेड इनकम बता सकते हैं, या एग्रीकल्चर इनकम बता सकते हैं, या मैंने जितने भी जैसे क्लबिंग वाला इनकम है वो बता सकते हैं। जितने भी इनकम है वो मैंने बता दिया आपको, जो कॉमन इनकम है वो पूरी पूरी आप इसमें लिख सकते हैं। या फिर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से 5 नंबर का, कोई भी पॉइंट पे। इस पर कोई डाउट हो तो बताइए, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। तो कल से फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। आज फिर कंप्लीट हो गई आज की क्लास। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।